वेलकम एविएटर्स टू फ्लाइंग एविएशन। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और काफ़ी समय से हमारी वीडियो की वेट भी कर रहे होंगे। आज हम एविएशन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसके बिना एविएशन आज भी अधूरा है। क्या आपको पता है कि पायलट जहाज़ को रनवे पर कैसे लैंड करता है, चाहे कितनी भी लो विजिबिलिटी क्यों ना हो और भले ही पायलट को आगे कुछ भी ना दिखे, फिर भी पायलट जहाज़ को एकदम सही तरीके से रनवे पर कैसे लैंड करता है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है, बस सिंपल से इक्विपमेंट है जो कि पायलट को ऐसी कंडीशंस में लैंडिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। पायलट को जो इक्विपमेंट लो विजिबिलिटी में लैंड करने में हेल्प करते हैं उसे ILS बोला जाता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इस लैंडिंग सिस्टम में मेन दो इक्विपमेंट होते हैं, नंबर 1 लोकलाइजर एंड नंबर 2 ग्लाइड स्लोप। लोकलाइजर एयरक्राफ्ट को लेटरल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मतलब कि लोकलाइजर का काम पायलट को ये बताना होता है कि वो रनवे के लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड में, और ये पायलट को जहाज़ रनवे के सेंटर में मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। और ग्लाइड स्लोप एयरक्राफ्ट को वर्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मतलब ग्लाइड स्लोप का काम पायलट को ये बताना होता है कि उसका एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए ज़मीन से कितना ऊंचा है या फिर ज़मीन के कितना पास है। लोकलाइजर को रनवे के दूसरी साइड 300 मीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है, मतलब कि अगर एयरक्राफ्ट को रनवे 09 पर लैंड करना है तो उसके लिए जो लोकलाइजर होगा वो रनवे 27 के थ्रेशोल्ड से 300 मीटर यानी कि 1000 फीट की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। इसे रनवे का अपविंड एंड बोला जाता है। और ग्लाइड स्लोप को लैंडिंग रनवे के 300 मीटर पीछे और 200 मीटर साइड पर इंस्टॉल किया जाता है। ग्लाइड स्लोप लेफ्ट या राइट किसी भी साइड इंस्टॉल किया जा सकता है। अब समझते हैं इसकी वर्किंग को, कि आखिरकार एयरक्राफ्ट के रिसीवर्स को पता कैसे चलता है कि प्लेन रनवे से लेफ्ट या राइट ड्रिफ्ट है, या फिर वो कितना अप या फिर कितना डाउन है। लोकलाइजर अपने ट्रांसमीटर्स में से दो रेडियो लोब छोड़ता है। लेफ्ट साइड की रेडियो लोब 90 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली होती है और राइट साइड की लोब 150 हर्ट्ज वाली होती है। जैसे ही एयरक्राफ्ट इन लोब्स में एंटर करता है तो उसे लोकलाइजर के सिग्नल्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर एयरक्राफ्ट रनवे के लेफ्ट साइड पर है तो एयरक्राफ्ट के रिसीवर को 90 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी, जिससे कि ये इंडिकेशन कॉकपिट में पायलट को मिलेगी कि एयरक्राफ्ट रनवे के लेफ्ट साइड पर है। और ऐसा ही सेम राइट साइड होने पर एयरक्राफ्ट को 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी। जब एयरक्राफ्ट को 90 हर्ट्ज और 150 हर्ट्ज दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर मिलती है तो इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट रनवे के सेंटर में है। लोकलाइजर की जो बीम है उसकी लेंथ को बढ़ाया या फिर घटाया भी जा सकता है, पर इसका असर डायरेक्टली बीम के कवरेज एरिया पर पड़ता है। मीन्स अगर लोकलाइजर की बीम 10 डिग्री ईस्ट साइड हो तो वो बीम अराउंड 25 नॉटिकल माइल दूर तक जा सकती है, पर अगर इस एंगल को बढ़ाकर 35 डिग्री ईच साइड कर दिया जाए तो ये बीम की लेंथ कम होकर सिर्फ 17 नॉटिकल माइल तक ही रह जाएगी। और अगर इस बीम का एंगल 35 डिग्री से भी ज़्यादा कर दिया जाए तो ये सिर्फ 10 नॉटिकल माइल तक ही कवरेज दे सकती है। इसके बाद आते हैं ग्लाइड स्लोप पर। इसे ग्लाइड पाथ भी बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसे GP भी बोलते हैं। GP भी लोकलाइजर की तरह दो रेडियो लोब्स छोड़ता है, ऊपर वाली लोब 90 हर्ट्ज और नीचे वाली लोब 150 हर्ट्ज की। ये दोनों लोब्स को इस हिसाब से सेट किया जाता है ताकि ये रनवे से 3 डिग्री का एंगल बनाए, ताकि पायलट उस 3 डिग्री के ग्लाइड स्लोप को फॉलो करता हुआ आराम से एयरक्राफ्ट को लैंड कर सके। अगर एयरक्राफ्ट को 90 हर्ट्ज वाली लोब ज़्यादा मिले, इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट रिक्वायर्ड GP बीम से ऊपर है, और अगर पायलट ने रिक्वायर्ड GP से ऊपर रहते हुए लैंड किया तो जहाज़ रनवे पर कहीं दूर उतरेगा और ओवरशूट हो जाएगा, मतलब कि जहाज़ रनवे के पार चला जाएगा। और अगर एयरक्राफ्ट को 150 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिले तो इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट काफ़ी लो फ्लाई कर रहा है। और अगर पायलट रिक्वायर्ड GP बीम से नीचे रहकर एयरक्राफ्ट को लैंड करता है तो चांसेस है कि वो रनवे से पहले ही लैंड कर जाएगा, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है। GP की जो बीम है वो 10 नॉटिकल माइल का एरिया कवर करती है और इसका एंगल GP 3 डिग्री की लाइन से 8 डिग्री ईच साइड रहता है और इसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता।
पर जीपी के 3 डिग्री वाले पाथ को थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है। अगर लैंडिंग रनवे के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल है तो इस एंगल को 3 डिग्री से बढ़ाकर 4 या 5 डिग्री तक भी किया जा सकता है, बट स्टैंडर्ड इज़ 3 डिग्री। इसके अलावा कई आईएलएस सिस्टम्स में मार्कर बीकन्स भी इंस्टॉल किए जाते हैं जो कि वर्टिकल बीम छोड़ते हैं। एक्चुअल में पहले जब डीएमई यानी कि डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट नहीं होते थे, उस समय में लो विजिबिलिटी में पायलट को आईएलएस यूज़ करते समय ये पता नहीं चलता था कि वो रनवे से कितना दूर है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्कर बीकन्स आईएलएस में इंस्टॉल किए गए। आईएलएस में 3 प्रकार के मार्कर बीकन्स होते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर आईएलएस सिस्टम में तीनों के 3 उपलब्ध हों। कई आईएलएस में सिर्फ 1 या फिर 2 मार्कर्स ही इंस्टॉल किए जाते हैं। सबसे पहले वाले मार्कर को आउटर मार्कर बोला जाता है, बीच वाले मार्कर को मिडल मार्कर और सबसे लास्ट वाले को इनर मार्कर बोलते हैं। ये मार्कर्स रनवे से कोई स्टैंडर्ड दूरी पर नहीं होते, बल्कि इन्हें ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। पर आईकाओ के अकॉर्डिंग आउटर मार्कर रनवे के थ्रेशोल्ड से 3.5 to 6 नॉटिकल माइल दूर होता है और इनर मार्कर लगभग 0.5 नॉटिकल माइल की दूरी पर, और इनर मार्कर यूजुअली थ्रेशोल्ड के आसपास 0.2 नॉटिकल माइल की दूरी तक इंस्टॉल किया जाता है। जैसे ही एयरक्राफ्ट इन मार्कर के ऊपर से गुजरता है तो उसे ये इंडिकेशन मिलती है कि वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है, और दूसरा उससे ये भी पता चलता है कि वो रनवे से कितना दूर है, और तीसरा वो अपने एल्टीट्यूड चेक करता है कि इस पोजीशन पर उसका एल्टीट्यूड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है या नहीं। पायलट्स को इन मार्कर्स की इंडिकेशन कॉकपिट में लाइट या अलर्टिंग साउंड्स, जैसे कि मोर्स कोड कहते हैं, उससे पता चलती है। जब पायलट आउटर मार्कर को क्रॉस करता है तो उसे कॉकपिट में मार्कर बीकन इंडिकेटर पैनल पर ब्लू लाइट और एक 400 हर्ट्ज की लो पिच साउंड में 2 डैशेस पर सेकंड की साउंड सुनाई देती है, और वो पिच कुछ ऐसी होती है। और जब पायलट मिडल मार्कर क्रॉस कर रहा होता है तो उसको कॉकपिट में एम्बर लाइट और 1300 हर्ट्ज की मीडियम पिच साउंड में अल्टरनेट डॉट डैश का एक मोर्स कोड सुनाई देता है, जो कि कुछ ऐसा होता है। इस मार्कर का मतलब है कि पायलट अपनी डिसीजन हाइट तक पहुंच चुका है, और अगर उसे रनवे विजिबल है तो वो लैंड कर सकता है, अदरवाइज वो गो अराउंड परफॉर्म कर सकता है। और जब पायलट इनर मार्कर पर होता है तो उसे कॉकपिट में वाइट लाइट और 3000 हर्ट्ज की हाई पिच साउंड में 6 डॉट्स पर सेकंड का एक फास्ट मोर्स कोड सुनाई देता है, जो कि कुछ ऐसा होता है। ये इनर मार्कर ज़्यादातर कैट 2 ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है, जिसे कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लोकलाइज़र VHF की फ्रीक्वेंसी 108.0 से 111.905 पर काम करता है, पर VOR भी सेम इसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो क्वेश्चन है कि ये फ्रीक्वेंसी कैसे डिवाइड होती है, तो इसका आंसर है VHF फ्रीक्वेंसी में डेसिमल के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है, अगर वो ओड है यानी कि 1, 3, 5, 7 और 9, तो वो फ्रीक्वेंसी लोकलाइज़र के लिए सेट की जाती है, और इवन वाली फ्रीक्वेंसी VOR के लिए सेट की जाती है। जैसे कि 108.1 लोकलाइज़र के लिए और 108.2 VOR के लिए। और ग्लाइड स्लोप 329.5 मेगाहर्ट्ज से 335 मेगाहर्ट्ज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, पर पायलट को इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ट्यून करने की ज़रूरत नहीं। सारी की सारी फ्रीक्वेंसी लोकलाइज़र की फ्रीक्वेंसी के साथ लिंक कर दी जाती है। पायलट सिर्फ लोकलाइज़र की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करता है और बाकी सारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली ट्यून हो जाती है। कॉकपिट में पायलट को आईएलएस की इंडिकेशन कोर्स डेविएशन इंडिकेटर यानी कि CDI पर मिलती है, और बड़े एयरक्राफ्ट्स में ये इंडिकेशन PFD यानी कि प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले पर इन डायमंड्स की हेल्प से दिखाई देती है। इसकी सिंपल वर्किंग ये रहती है कि जिस तरफ ये नीडल्स या डायमंड्स मूव करती हैं, पायलट को भी एयरक्राफ्ट उसी साइड में मूव करना होता है। मान लो कि CDI की ये सेंटर वाली नीडल जो कि लोकलाइज़र शो करती है, अगर लेफ़्ट साइड चली जाए तो पायलट को भी एयरक्राफ्ट लेफ़्ट साइड में मूव करना पड़ेगा, तभी वो सेंटर लाइन पर आ पाएगा। और ये बीच वाली लाइन जो कि ग्लाइड स्लोप को शो करती है, अगर ऊपर चली जाए तो इसका मतलब है कि हम 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप से नीचे हैं,
और पायलट को एयरक्राफ्ट को थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा ताकि वो एयरक्राफ्ट को 3 डिग्री जीपी पर मेंटेन रख सके। एंड सेम थिंग्स अप्लाई टू दीज डायमंड्स। ये नीचे वाले डायमंड्स लोकलाइजर सिग्नल को शो करते हैं और ये वाले डायमंड्स जीपी को। आई होप आप सबको ILS के बारे में एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप ऐसी ही और डिटेल्ड वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें टॉपिक्स सजेस्ट करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और एविएशन वीडियो में।